वह इंडिया का सबसे फेमस ऑडियो ब्रांड धीरे धीरे अपनी ही सक्सेस के नीचे दब रहा है। क्या ऐसा ब्रांड जो कभी हर दूसरे इंडियन के कान में था, आज खुद मार्केट से खत्म होता जा रहा है? और क्या वो कंपनी जिसने सिर्फ 30 लाख से शुरुआत करके हजारों करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया, अब एग्जैक्टली उसी जगह फंस चुकी है जहां कभी माइक्रोमैक्स और कार्बन जैसी इंडियन ब्रांड्स फंस गए थे। 2013 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने बोट लॉन्च किया था। आइडिया सिंपल था, एक्सपेंसिव फॉरेन ब्रांड्स का स्टाइलिश ऑल्टरनेटिव बनाना, और देखते ही देखते बोट इंडिया का यूथ आइकन बन गया। ईयरफोन से लेकर स्मार्ट वॉचेस तक हर जगह सिर्फ बोट ही बोट था। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 704 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 तक 3,300 करोड़ क्रॉस कर गया। शार्क टैंक के बाद अमन गुप्ता स्टार्टअप कल्चर का फेस बन गए, लेकिन अब पिक्चर बदल रही थी। मार्केट स्लो हो रहा था, कंपटीशन डेंजरस होता जा रहा था, आईपीओ डिले हो रहा था, और सबसे शॉकिंग बात, लोगों को अब बोट और चीप अननोन ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस फील होना कम होता जा रहा था। तो आखिर बोट के साथ हो क्या रहा था? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बोट इतनी तेजी से बढ़ा कैसे, क्योंकि ऑनेस्टली देखा जाए तो बोट का राइज इंडियन स्टार्टअप हिस्ट्री की सबसे अग्रेसिव सक्सेस स्टोरीज में से एक था। 2013 के अराउंड इंडिया में स्मार्टफोन्स रैपिडली पॉपुलर हो रहे थे, इंटरनेट सस्ता हो रहा था, ऑनलाइन शॉपिंग ग्रो कर रही थी, और यंग ऑडियंस नए गैजेट्स ट्राई करना चाहती थी। लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि प्रीमियम लुकिंग ऑडियो प्रोडक्ट्स या तो बहुत एक्सपेंसिव थे या फिर चीप लोकल प्रोडक्ट्स मिलते थे जो कि कुछ ही महीनों में खराब हो जाते थे। और एग्जैक्टली यही गैप बोट ने आइडेंटिफाई किया। कंपनी ने अफोर्डेबल ईयरफोन्स और चार्जिंग केबल्स लॉन्च किए जो दिखने में स्टाइलिश थे, पैकेजिंग मॉडर्न थी, और प्राइसिंग भी बजट में थी। जहां सोनी और JBL जैसे ब्रांड्स के ईयरबड्स 3000 से 5000 तक आते थे, वहीं बोट सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट्स अब 799 या 1499 में सेल कर रहा था। और इंडियन मार्केट में प्राइस बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। अगर एक स्टूडेंट को 4000 और 1200 के ईयरबड्स में सिमिलर एक्सपीरियंस फील हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीपर ऑप्शन ही चूज करेगा। और बोट ने इसी माइंडसेट को परफेक्टली क्रैक किया। लेकिन बोट की असली स्ट्रेंथ उसकी सिर्फ प्राइसिंग नहीं थी, बल्कि उसकी ब्रांडिंग थी। कंपनी ने ऑफलाइन स्टोर्स पर हेवीली डिपेंड करने की जगह ऑनलाइन फर्स्ट स्ट्रैटेजी को यूज किया। Amazon और फ्लिपकार्ट पर एग्रेसिव सेल्स, इंस्टाग्राम ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स और सेलिब्रिटीज के थ्रू बोट ने खुद को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को फैशन की तरह सेल किया, और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से ही कुछ ही सालों में बोट इंडिया के वियरेबल मार्केट का बिगेस्ट प्लेयर बन गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक टाइम पर कंपनी का TWS मार्केट शेयर 30% से भी ज्यादा था। इन्वेस्टर्स भी अग्रेसिवली पैसा लगाने लगे, और कंपनी ने $170 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग रेज की। लेकिन यहीं पर एक हिडन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कमोडिटाइजेशन। यानी मार्केट में प्रोडक्ट्स इतने सिमिलर हो गए कि ब्रांड्स के बीच में अब डिफरेंस कम होने लगा। और रियलिटी ये थी कि बोट जैसे कई ब्रांड्स प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, मोस्टली चाइनीज OEM फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स को सोर्स करके उन पर अपनी सिर्फ ब्रांडिंग लगाते थे। तो धीरे धीरे कस्टमर्स को रियलाइज होने लगा कि बोट और दूसरे चीप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में इतना भी डिफरेंस नहीं था। और जब कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स रिप्लेसेबल लगने लगे, तब ब्रांड लॉयल्टी वीक पड़ जाती है। पहले लोग स्पेसिफिकली बोट मांगते थे, लेकिन अब लोग सिंपली सस्ता TWS सर्च करने लगे, और यही बोट के लिए सबसे डेंजरस सिग्नल था। अब बोट की सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, स्मार्ट वॉच मार्केट के स्लो डाउन से। कोविड के बाद इंडिया में वियरेबल टेक का मैसिव बूम आया। हर दूसरा ब्रांड स्मार्ट वॉचेस को लॉन्च कर रहा था, और मार्केट में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। लोगों को लग रहा था कि स्मार्ट वॉचेस फ्यूचर का नेक्स्ट बिग गैजेट बनने वाला है, और बोट ने भी इस अपॉर्चुनिटी को अग्रेसिवली कैप्चर करने की कोशिश की। कंपनी ने 2000 से 3000 के अंदर बजट स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करनी स्टार्ट, जिसमें हार्ट रेट सेंसर, स्लीप ट्रैकिंग, स्पोर्ट्स मोड और प्रीमियम लुकिंग डिस्प्लेस जैसे फीचर्स को दिया गया। इनिशियली ये स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल रही। 2023 तक इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच मार्केट बन गया था, और करोड़ ऑफ यूनिट सेल हो रहे थे। बोट भी इस ग्रोथ वेव का मेजर बेनिफिशियरी था। लेकिन फिर मार्केट सडनली स्लो होने लगी, और इसका रीजन काफी सिंपल था। स्मार्टफोन्स की तरह स्मार्ट वॉचेस में रेवोल्यूशनरी अपग्रेड्स नहीं आ रहे थे। अगर किसी ने 2023 में 2500 की स्मार्ट वॉच खरीदी थी, तो उसे 2025 में अपग्रेड करने का कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन फील नहीं हुआ। नए मॉडल्स में ऑलमोस्ट वही फीचर्स थे,
सेम ट्रैकिंग, सिमिलर डिस्प्ले, ऑलमोस्ट सेम बैटरी लाइफ और नियरली आइडेंटिकल एक्सपीरियंस। और इसीलिए धीरे धीरे स्मार्ट वॉच एक्साइटमेंट फेड होने लगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 और 2025 में इंडिया के स्मार्ट वॉच शिपमेंट शार्पली डिक्लाइन करने लगे। कंज्यूमर्स ऑलरेडी बजट वॉचेस खरीद चुके थे और अपग्रेड डिमांड वीक पड़ गई थी। और यही बोट एक डेंजरस मिडिल ट्रैप में फंस गया। कंपनी प्रीमियम भी नहीं रही और चीपेस्ट ऑप्शन भी नहीं रही। ऊपर से एप्पल वॉच और सैमसंग गैलेक्सी वॉच जैसे प्रीमियम ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे थे और नीचे अग्रेसिव लो कॉस्ट ब्रांड्स आ गए थे। इसी बीच बोट का वेरिएबल रेवेन्यू रिपोर्टेडली फाइनेंशियल ईयर 23 के अराउंड 3,377 करोड़ से गिरकर फाइनेंशियल ईयर 25 तक सिर्फ 3,073 करोड़ तक फंस गया था, यानी रफली 8.5% से भी ज्यादा का डिक्लाइन। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ ये स्लो डाउन नहीं थी, बल्कि इकोसिस्टम वॉर थी। आज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, पूरा इकोसिस्टम सेल करती हैं। आईफोन यूजर्स नेचुरली एयरपॉड्स और एप्पल वॉच की तरफ शिफ्ट होते हैं क्योंकि सारे डिवाइसेस सीमलेसली कनेक्ट होते हैं। सैमसंग और वन प्लस भी एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बोट के पास ना ही कोई स्मार्टफोन इकोसिस्टम था, ना सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और ना ही कोई प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म। और जैसे जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स ग्रो होने लगे, वैसे वैसे यूजर्स सेम ब्रांड की एक्सेसरीज की तरफ शिफ्ट करने लगे और धीरे धीरे बोट का होल्ड वीक पड़ने लगा। इस वीकनेस को कवर करने के लिए कंपनी ने मार्केटिंग और एग्रेसिवली पुश की। सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स और एड्स पर ह्यूज स्पेंडिंग की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 23 में बोट का एडवर्टाइजिंग स्पेंड 400 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन मार्केटिंग सिर्फ तब तक काम आती है जब प्रोडक्ट्स जेन्युइनली डिफरेंट फील हो, और यही बोट स्ट्रगल करने लगा। अब फाइनेंशियल ईयर 23 में रिकॉर्ड रेवेन्यू के बावजूद कंपनी ने अराउंड 129 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। बाहर से ग्रोथ स्टोरी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन अंदर मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में थी। अब बोट का प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग तक लिमिटेड नहीं रहा था। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट लीडरशिप स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर भी दिखने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही सालों में कंपनी के लीडरशिप स्ट्रक्चर में मल्टीपल चेंजेस देखने को मिले। डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ आए और गए, और जब किसी फास्ट ग्रोइंग कंपनी में बार बार लीडरशिप शिफ्ट होने लगती है तो मार्केट्स नेचुरली कॉशियस हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कंपनी इंटरनली लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को लेकर कंप्लीटली स्टेबल नहीं है। एक तरफ अमन गुप्ता शार्क टैंक के बाद स्टार्टअप कल्चर का मैसिव फेस बन चुके थे। उनकी पर्सनल ब्रांडिंग और पॉपुलैरिटी रैपिडली ग्रो हुई। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स एक और चीज देख रहे थे, ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी। और यहीं से बोर्ड पर आईपीओ प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। एक टाइम पर बोर्ड का आईपीओ इंडियन स्टार्टअप्स का मोस्ट एंटिसिपेटेड आईपीओ में से एक माना जाता था। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि कंपनी पब्लिक मार्केट्स में जाकर ह्यूज वैल्यूएशंस अचीव करेगी, लेकिन फिर आईपीओ रिपीटेडली डिले होने लगा और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था अनस्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स फास्ट ग्रोथ के लिए लॉसेस टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक मार्केट्स को सस्टेनेबल प्रॉफिट्स, स्टेबल मार्जिन्स और गवर्नेंस क्लैरिटी चाहिए होती है। और बोट एग्जैक्टली यही स्ट्रगल फेस कर रहा था। स्लोइंग डिमांड, वीक डिफरेंशिएशन, कमोडिटी प्रोडक्ट्स और हेवी कंपटीशन की वजह से कंपनी पर प्रेशर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था। इसी बीच कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस और फाइनेंशियल फाइलिंग्स ने भी इन्वेस्टर अटेंशन को अट्रैक्ट किया। रिपोर्ट्स में रिपोर्टिंग मिसमैचेस और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूज करने जैसी ऑब्जर्वेशंस मेंशन किए गए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फ्रॉड एलिगेशंस नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में परसेप्शन बहुत मैटर करता है। जब कंपनी ऑलरेडी स्लो डाउन और प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर फेस कर रही हो, तब ऐसे ऑब्जर्वेशंस इन्वेस्टर्स को और भी कॉशियस बना देते हैं। और ऑनेस्टली ये सिर्फ बोट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये ऑलमोस्ट पूरे इंडियन D2C इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस का इशू है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में डजन्स ऑफ कंज्यूमर टेक ब्रांड्स अग्रेसिवली ग्रो हुए। इन्होंने चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू रैपिड स्केल अचीव किया। लेकिन इनमें से बहुत सारे ब्रांड्स के पास ना ही डीप R&D था, ना प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ना पेशेंस और ना ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। यानी कि ग्रोथ लार्जली ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दम पर चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, वैसे वैसे ये वीकनेसेस सामने आने लगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इनोवेशन या इकोसिस्टम ना हो, तो मार्केट इवेंचुअली प्राइस वॉर बन जाता है। और प्राइस वॉर्स में मार्जिन सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोट कम्प्लीटली खत्म हो गया है।
कंपनी के पास आज भी मैसिव ब्रांड रिकॉग्निशन, स्ट्रॉन्ग यूथ रिकॉल और पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएई और सऊदी जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ देखी है। साथ ही बोट के प्रीमियम निर्वाणा लाइनअप को रिलेटिवली काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कॉस्ट कटिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ रिकवरी रिपोर्टेडली देखने को मिली, लेकिन एक्सपेंसेस कम करके प्रॉफिट दिखाना और जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड क्रिएट करना दोनों ही अलग चीजें होती हैं और शायद यही बोट का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सिर्फ स्टाइलिश प्रोडक्ट्स और सेलिब्रिटी एड्स पर नहीं चलता। आज कस्टमर्स बेटर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, लॉन्ग टर्म क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस और इकोसिस्टम कन्वीनियंस एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर बोट फ्यूचर में खुद को एक रियल टेक्नोलॉजी कंपनी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया तो चांसेस हैं कि वो धीरे धीरे एक और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बन के रह जाएगा। लेकिन रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 2025 के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको चौंका दिया। बोट अपना आईपीओ दोबारा लेकर आने की तैयारी कर रहा था। 1500 करोड़ का इशू, लेकिन डीआरएचपी फाइल होने के सिर्फ 29 दिन पहले दोनों फाउंडर्स ने अपने एग्जीक्यूटिव रोल से रिजाइन कर दिया। समीर मेहता ने सीईओ का पद छोड़ा और अमन गुप्ता ने सीएमओ का। एनालिस्ट ने इसे कैलकुलेटेड प्री आईपीओ पिवट बताया, कोई नॉर्मल ट्रांजिशन नहीं। और यही नहीं, कंपनी के ऑडिटर्स BSR&Co ने डीआरएचपी में खुद लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 25 में बैंक्स को दिए गए क्वार्टरली नंबर्स कंपनी की एक्चुअल ऑडिटेड बुक से मैच ही नहीं करते हैं। मतलब जो फाइनेंशियल डेटा लेंडर्स को दिखाया गया वो इंटरनल रिकॉर्ड से अलग था। ऊपर से एम्प्लॉय एट्रिशन रेट भी शॉकिंग निकला। फाइनेंशियल ईयर 23 में 27%, फाइनेंशियल ईयर 24 में 28% और फाइनेंशियल ईयर 25 में सीधा 34% तक पहुंच गया। यानी कि कंपनी के हर 3 में से एक एम्प्लॉय साल भर में नौकरी छोड़ रहा था। अमन गुप्ता ने इसके बाद अपना नया AI फोकस्ड वेंचर ऑफबीट स्टूडियोज लॉन्च कर दिया और कंपनी की कमान नए सीईओ गौरव नायर को दे दी गई। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक लीडरशिप ट्रांजिशन थी या फिर सिंकिंग शिप से पहला जंप। तो ओवरऑल देखा जाए तो बोट की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक वार्निंग साइन भी। एक तरफ ये कंपनी प्रूफ है कि एक इंडियन ब्रांड सिर्फ ब्रांडिंग, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दम पर मल्टीनेशनल जायंट्स को चैलेंज कर सकता है। सिर्फ 30 लाख से शुरू हुई कंपनी ने कुछ ही सालों में हजारों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। ये अचीवमेंट कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी रियलिटी है कि फास्ट ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ दोनों ही अलग चीजें होती हैं। आज बोट को स्लोइंग मार्केट्स, इकोसिस्टम कंपटीशन, वीक डिफरेंशिएशन और इन्वेस्टर प्रेशर जैसे इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कस्टमर्स को अब सिर्फ ब्रांडिंग से इम्प्रेस करना मुश्किल होता जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या बोट फ्यूचर में अपना खुद का इकोसिस्टम बिल्ड करता है, बेटर टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस पर फोकस करता है और कमोडिटी मार्केट से बाहर निकल पाता है, या फिर वो सिर्फ एक ट्रेंडी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बन के रह जाएगा जिसकी हाइप धीरे धीरे खत्म हो गई है। क्योंकि अल्टीमेटली टेक इंडस्ट्री में सिर्फ वायरल मार्केटिंग से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता, इनोवेशन ही रियल मोट होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या बोट कमबैक करके खुद को एक रियल टेक इकोसिस्टम कंपनी में कन्वर्ट कर पाएगा या फिर उसका गोल्डन एरा ऑलरेडी खत्म हो चुका है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।